तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है हमारा यूकैरियोटिक सेल का फोर्थ टॉपिक आई थिंक, है ना, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो पहले हम एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे और रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो हमने देखा था इस यूकैरियोटिक सेल के का जो बाहर सबसे बाहरी जो कवरिंग होता है, अगर ये प्लांट सेल है तो सेल वॉल होता है, प्लांट सेल या फंजाई हो या बैक्टीरिया हो, इनमें सेल वॉल होगा। ठीक है, और अगर ये एनिमल सेल है, ठीक है, तो ये क्या होगा, आउटर कवरिंग क्या होगा हमारा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या कहीं कहीं पे आपको प्लाज्मा लेमा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लाज्मा लेमा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये था आउटर बाउंड्री। ठीक है, अंदर की तरफ अगर मूव करें तो हमें देखने को मिलता है अंदर में, है ना, फ्लूइड देखने को मिलता है, जो कि होता है एक्चुअली में सेमी फ्लूइड। ठीक है, विस्कस फ्लूइड बोल सकते हैं, जो होता है जिसका नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा, ये साइटोप्लाज्म जो है, ये साइटोप्लाज्म में दो कंपोनेंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल पे हो जाएगा लेकिन समझना होगा, समझना बेटर होगा। साइटोप्लाज्म में दो कंपोनेंट होता है, एक जो इसका फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, और साथ में इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड पार्ट होगा उसे नाम देते हैं साइटोसोल। ठीक है, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में फर्क है। क्या फर्क है, तो सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो कुछ भी बचा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से लेकर, ये रहा सेल मेम्ब्रेन और ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो कुछ भी है, ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो कुछ भी है। और यहाँ पे क्या क्या है, तो पहले दो फ्लूइड है और क्या है साथ में, उसमें सस्पेंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, साथ में साइटोस्केलेटन भी होगा। तो अब देखो, इस साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है, उसे बोलते हैं साइटोसोल, और उसके साथ और क्या होगा, उसमें सस्पेंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होंगे। और इसमें क्या क्या आता है, देखो इसमें आता है हमारा, इसमें आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट से तो क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम। ठीक है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स बोलते हैं इनको हम लोग। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस को हम साइटोप्लाज्म का कंटेंट नहीं मानते हैं। ठीक है, अगर तुमसे सिंपली बोले सेल ऑर्गेनेल तो तुम सबको कर सकते हो, न्यूक्लियस को भी ले सकते हो साथ में और इनको भी ले सकते हो। लेकिन अगर बोले साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, इसका मतलब तुम इसको कंसीडर करोगे, इन सबको, इसमें न्यूक्लियस नहीं आएगा। ठीक है, न्यूक्लियस एक अलग कंपोनेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस को हम अलग से मानते हैं, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस। क्लियर है? yes. अब देखो, तो इसमें हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, इसमें हम लोग कर चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी कर चुके हैं। ठीक है, हमें करना है आज राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रोसोम। ठीक है, तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनेल में से एक है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग दो नाम से जानते हैं। पहला उसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का पहला नाम होता है, इसे बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा डिफाइन करते हैं दूसरी तरह से, इसे बोलते हैं सेल विद इन सेल। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब, हाँ ठीक है, ऑटोनोमस का मतलब सेल्फ कंट्रोल।
ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, नॉमस का मतलब होता है कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल सेल ऑर्गेनेल है, यानी एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया जिसका हाफ कंट्रोल उसका खुद का है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस इसको हेल्प नहीं चाहिए, न्यूक्लियस से भी हेल्प चाहिए, लेकिन आधा हेल्प इससे चाहिए, आधा काम ये खुद कर सकता है, क्योंकि इसके पास भी अपना डीएनए होता है जो हम देखेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, उसका अपना डीएनए होता है, इनफैक्ट उसका अपना राइबोसोम भी होता है, अपना प्रोटीन फैक्ट्री होता है। मोस्ट ऑफ द जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इनफैक्ट 30 to 40% प्रोटीन्स जो भी इनको चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन करने के लिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही बना सकता है अपने राइबोसोम से, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, सेल विद इन सेल है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यानी सेल के अंदर सेल है, ठीक है। यानी हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये भी एक सेल है, ठीक है। जो हमें हैरानी हो रहा होगा, जो पहले सुन चुका है उसको हैरानी नहीं होगा। चलो पहले माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, फिर हम कंपेयर करेंगे इसको प्रोकैरियोटिक सेल से जो हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। चलो माइटोकॉन्ड्रिया में हमें जो है डबल मेम्ब्रेन दिखाई देता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमें डबल मेम्ब्रेन दिखाई देता है, ये हो गया इसका आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर जो दिखाई दे रहा है ब्लू वाला, ये इसका हो गया इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, है ना। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में हमें जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें काफी सारी हमें इनफोल्डिंग दिखाई दे रही है, फिंगर लाइक इनवेजिनेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। इस फिंगर लाइक इनवेजिनेशन को हम बोलते हैं क्रिस्टा, क्या बोलते हैं, क्रिस्टा, ठीक है। और अगर बहुत सारे हैं तो बोलेंगे क्रिस्टी, ठीक है। क्रिस्टा सिंगुलर है और क्रिस्टी क्या हो गया, इसका प्लूरल हो गया, ठीक है। क्रिस्टी इसका प्लूरल हो गया। बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। 11 तक काम खत्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे काम मजा नहीं आएगा, ठीक है। इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है, और इसको बड़ा फिगर में देखते हैं। तो काम करते हैं, सेल को इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो सेल का अभी काम नहीं है फिलहाल के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं तो इसको हाफ हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे की कोशिश करते हैं, ऐसे कट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं जरा हम माइटोकॉन्ड्रिया को बड़े से फिगर, ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। पहचान सकते हो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग है, जो फिंगर लाइक इनको पोजीशन दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है क्रिस्टा, ठीक है। इसका प्लूरल होता है क्रिस्टी, है ना। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, चलो नाम लिख देते हैं। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये हो गए क्रिस्टा, ठीक है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, जगह होता है, और इसको बोलते हैं, इस स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में अगर दो मेम्ब्रेन है और दो मेम्ब्रेन के बीच में जगह है तो इसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंटर का मीन्स क्या होता है, बिटवीन, ठीक है। मेडिकल टर्म्स बहुत सारा दिए थे लेकिन कुछ लोग किसी काम के बोले याद नहीं किए होंगे, तो भी बोलना चाहिए था ना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, है ना। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, यानी दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, स्पेस है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में इसको एक नाम देते हैं, अलग से नाम देते हैं, इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। यह स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एटीपी फॉर्मेशन में, ठीक है। ये स्पेस का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एटीपी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, बताएंगे, ठीक है। यही वो स्पेस है जहाँ पे जो है प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ H+, प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। यानी प्रोटॉन्स को यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इस जगह पे जो है, इस वाले पे पार्ट में इंटरमीडिएट स्पेस में प्रोटॉन्स को जो है मैट्रिक्स से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक ग्रेडियंट बना दिया जाता है, यानी अंदर हाई H+
अंदर में यानी यहाँ पे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाई H+ कंसंट्रेशन और अंदर में लो H+ कंसंट्रेशन। तो ये H+ जो है जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में है, ठीक है, अगर ये हाई कंसंट्रेशन पे है इसका मतलब इसके पास एनर्जी होगा क्या करने का, फ्लो करने का, ठीक है, इसके पास अब पोटेंशियल आ चुका है फ्लो करने का। कोई भी चीज जब हाई पोटेंशियल पे होता है तो वो फ्लो करना चाहता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहता है। तो ये जो है शॉर्ट में समझो, अभी ये जो H+ का कंसंट्रेशन यहाँ पे हम बढ़ाए हैं, ठीक है, हाई की है, तो ये जो है अंदर जाना चाहेगा, लेकिन इसे जो है इस मेम्ब्रेन से अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पाता है, ठीक है। इस H+ को मैट्रिक्स में मतलब कि अंदर भी जाने के लिए मौका इसको मिल नहीं पाता है। इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे इसी इंटर मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं ATP सिंथेज, ठीक है, पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी इतना समझो, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं इसे या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, यहाँ पे H+ का एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। अब यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें बहुत सारे बड़े बड़े पोर बनाने वाले प्रोटीन्स होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, और इन्हें बोलते हैं पोरीन्स। क्या बोलते हैं, पोरीन्स। पोरीन्स जो है बड़े बड़े पोर का फॉर्मेशन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को, ठीक है, अगर हम इसे बाहर निकाल कर देखें, इसे अगर हम बाहर निकाल कर देखें, ठीक है, यहाँ पे तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। यस। अगर मेम्ब्रेन है तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दिखेगा हमें। और ये फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर होता है इसी में बहुत सारे प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे प्रोटीन अलग फंक्शन के लिए होता है, और वो फंक्शन क्या है, फंक्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिंपली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में ये सारे यहाँ पे प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन्स होंगे, बनाएंगे हम फिगर को, बहुत सारे प्रोटीन्स होंगे, वो सारे प्रोटीन जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट की वजह से बहुत सारे एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं ये प्रोटीन्स प्रोटॉन्स को H+ को मैट्रिक्स से इस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पंप करने के लिए, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन में, अभी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, 11 में जाओगे, ठीक है, 11 में जाओगे, केमिस्ट्री अच्छे से पता होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता होगा, ठीक है, एटम्स के बारे में पता होगा, तो तुमको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। अब देखो पहले इस प्रोटीन्स को, कौन कौन से प्रोटीन यहाँ पे होते हैं, है ना, तो बुला लेते हैं। ये पहला प्रोटीन, ठीक है, ये एक्चुअली एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1। क्या बोलते हैं इसे, कॉम्प्लेक्स 1 बोलते हैं। बस अभी समझ लो, जाओगे जब 11th में तुमको ये चीज और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ोगे, है ना, थोड़ा फिजिक्स पढ़ोगे, इन सबके नॉलेज में जब कंबाइन करोगे तब तुमको ये चीज समझ में आएगा। तुम ऐसा समझ लो कि बायोलॉजी जो है बिना केमिस्ट्री का अधूरा है, ठीक है। तुम्हें केमिस्ट्री का अच्छा नॉलेज होना चाहिए अगर तुम्हें बायोलॉजी समझना है तो, क्योंकि पूरा सेल, पूरा जो हमारा ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, इनमें पूरी बॉडी जो है किसकी बनी हुई है, केमिकल्स की बनी हुई है, एटम्स की बनी हुई है, मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। हम देखे थे उस दिन, याद होगा तो, हमारा बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का, किस तरह से स्टार्ट हुआ था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, सेल टिश्यू इस तरह से बना था पूरा ऑर्गन सिस्टम, है ना। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है हमारा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो हमें जो है यानी उनके बिना हम सेल की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स के इंटरेक्शन का रिजल्ट है, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होते हैं, कई सारी केमिकल रिएक्शन से जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, तब हम यहाँ हैं, तुम यहाँ हो, ठीक है। वरना इस डेड में और हमें ज़्यादा फर्क नहीं है, इस नॉन लिविंग में, इस वॉल में और तुम में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। ये भी एटम्स के बने हुए हैं और तुम भी एटम्स के ही बने हुए हो, वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वहाँ भी प्रेजेंट है और हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है। उनका इंट्रैक्शन कुछ इस तरह से होता है हमारी बॉडी में कि वो लिविंग बन जाता है, हम बन जाते हैं, तुम बन जाते हो, है ना। और ये कमाल सिर्फ कहाँ होता है, सिर्फ धरती पे होता है, सिर्फ पृथ्वी पे ही ये कमाल होता है ना। पूरे ब्रह्मांड में ये कमाल और कहीं नहीं होता है, सिर्फ अर्थ पे ऐसा होता है कि ये सारे मॉलिक्यूल्स, ये सारे केमिकल्स आपस में लिविंग मतलब इंट्रैक्शन करते हैं और लिविंग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ देखो जरा, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ प्रेजेंट होता है लिपिड बाइलेयर के लोअर साइड में, यानी कि इस जगह प्रेजेंट होगा, ठीक है, यानी इस तरफ प्रेजेंट होगा। ये माइटोकॉन, ये जो अंदर पार्ट है ना, इधर फेस कर रहा होगा। अभी देखो ध्यान से, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, तो ये है कॉम्प्लेक्स 2, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। उस तरह से और भी कई सारे प्रोटीन्स होते हैं। ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। फिर है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 4, और लास्ट में आता है हमारा, इसको थोड़ा अलग बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स 5। इसके बहुत सारे और नाम हैं। ये नाम तुमको याद नहीं रखना है, क्योंकि ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि और नाम है, और वो नाम बताते हैं क्या है। वो नाम है, चलो इसको रेस्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 को हम लोग, जो इसका पॉपुलर नेम है, जो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, ये नाम इसका है एटीपी सिंथेस। अब समझो क्या मतलब है इसका। एटीपी पता है, एनर्जी करेंसी। सिंथेस मतलब कि सिंथेसिस करने वाला एंजाइम, एएसई, ठीक है। यानी एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, एटीपी का सिंथेसिस करता है। देखो वर्ड में छिपा हुआ है इसका मतलब, एटीपी सिंथ, सिंथ का मतलब होता है फॉर्मेशन। एंजाइम है, एंजाइम है जो क्या करता है, एटीपी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसका और भी नाम, ठीक है, इसका नाम है ऑक्सीजोम, और एक और नाम है जो इससे भी ज़्यादा पॉपुलर है, वो है F0 F1 पार्टिकल, ठीक है। ये 3 नाम तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तीनों ही तुमको कहीं कहीं पे मतलब इंटर कन्वर्टिबल है, कोई भी नाम तुमको कहीं भी दे सकता है, बता सकता है, ठीक है। तो तुम फंस ना जाओ कि सर ये तो कभी सुने ही नहीं है, ऑक्सीजन क्या होता है, F0 F1 पार्टिकल क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 5 क्या होता है, चारों एक ही चीज़ है, ठीक है, यही है। अब सर F0 F1 क्या है, देखो ध्यान से, अगर इसको हम बाहर निकालें, चलो इसको हम बाहर निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं, ठीक है। इमेजिन करो इसको एक मोटर की तरह, ठीक है, लग रहा है मोटर की तरह। ये मोटर दिख रहा होगा तुम्हारे घर में जो लगा होता है पानी खींचने के लिए, ठीक है। इसे बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है जो एम्बेडेड होता है कहाँ, मेम्ब्रेन में, ठीक है। देखो ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है कहाँ एम्बेडेड है, मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। इसे बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं F0, ठीक है, F0 पार्टिकल, ठीक है, ये F0 पार्ट बोलेंगे। ये तुमको यहाँ पे रॉड जैसा दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं स्टॉक, ठीक है, इसे स्टॉक बोलते हैं, है ना। और नीचे का जो तुमको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है, इसको बोलते हैं कैटालिटिक हेड, यानी यही इसका मेन पार्ट है, ठीक है, यही इसका मेन पार्ट है। तीनों ही आपस में मिलकर काम करते हैं, लेकिन ये इसका मेन पार्ट है, कैटालिटिक हेड बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं F1 पार्टिकल। अब ध्यान दो, जिस तरह से जब हवा चलती है तो पवन चक्की घूमता है, ठीक है, जिस तरह से जब हवा चलती है या फिर डैम में जो बड़े बड़े मोटर लगे होते हैं, टरबाइन लगे होते हैं, जब पानी में फॉल करता है तो क्या होता है, वो टरबाइन घूमता है, ठीक है। सिंपल समझो ना, अगर यहाँ ये पंखा लगा हुआ है, ठीक है, और हवा वहाँ से पास करेगी उसके थ्रू, तो क्या होगा, पंखा घूमेगा, ठीक है। कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पे, ठीक है। होता क्या एक्चुअली में,
ये वाला पार्ट देखो, ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। अब ये क्या है, हम इसको जरा यहाँ पे रिलेट करो। अंदर में H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा दिए हैं, क्या किए हैं, अंदर में H प्लस को इसके कंसंट्रेशन को क्या किए, अंदर में बढ़ा दिए हैं, और बाहर में क्या हो चुका है, मैट्रिक्स में कम हो चुका है, अंदर में पार्ट में कम हो चुका है, ठीक है। अब ये प्रोटॉन्स जो है, जो H प्लस हैं, ये क्या करेंगे, ये जो है बौखला रहे होंगे कहाँ जाने के लिए, अंदर जाने के लिए, ठीक है। क्या कर रहे होंगे, ये जो H प्लस है ये क्या कर रहे होंगे, अंदर जाने के लिए बौखला रहे होंगे। अब होगा क्या, इनको रास्ता कहीं से भी नहीं मिलेगा जाने के लिए, ठीक है। इनको रास्ता कोई भी प्रोटीन नहीं देगा मैट्रिक्स में वापस जाने के लिए, अंदर वापस जाने के लिए, ठीक है। तो अब आएगा कौन, एटीपी सिंथेज या F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीजन, ये क्या बोलेगा, मेरे थ्रू पास हो जाओ, ठीक है। लेकिन अपना ये काम ही करवा लेगा, अपना ये काम क्या करवाएगा, देखो ध्यान से, इसके अंदर यानी ये वाले पार्ट में टनल होता है, टनल मीन्स सुरंग, ठीक है, चैनल होता है। ये अंदर अगर इसको हम ऐसे काट दें बीच से तो हमें दिखेगा कि अंदर में क्या है, टनल है, ठीक है, अंदर में क्या है, टनल है, ठीक है। अब क्या होगा, H प्लस को क्या बोलेगा ये कि मेरे थ्रू तुम पास हो जाओ। अब H प्लस जो है अंदर में बौखलाया हुआ है, बिल्कुल अंदर जाने के लिए तैयार है पूरा, ठीक है। जैसे ही H प्लस अंदर जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है, जैसे ही H प्लस जो है ये प्रोटॉन जो है पास होना स्टार्ट होगा इस टनल से, क्या करेगा ये, इस टनल को घुमाएगा, ठीक है। जिस तरह से पवन चक्की घूमता है ना हवा के पास होने से, ठीक है। इसका बनावट कुछ इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं रोटर, ठीक है, इसे रोटर बोलते हैं। बेस जो है ना ये रोटर होता है, ये रोटर होता है, ठीक है, इसको रोटर भी बोलते हैं। तो ये देखो जब प्रोटॉन्स इससे पास कर रहा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इस बेस को ये घुमाएगा, ठीक है। क्या करेगा, इस बेस को घुमाएगा, तो बेस जो है रोटेट होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके घूमने की वजह से जो स्टॉक है ये भी घूमेगा, ठीक है, दिखाएंगे एक वीडियो में, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो है, उसमें दिखाएंगे तुमको हम कि किस तरह से जो है ये रोटर घूमता है। तो ये स्टॉक, ये बेस घूमेगा, तो बेस के घूमने की वजह से स्टॉक भी घूमेगा। अब जब ये स्टॉक घूमेगा ना तो ये वाला जो पार्ट है कैटालिटिक हेड ये खुल जाएगा। ऐसे इमेजिन करो ये लोटस है, लोटस ऐसे खुल सकता है ना, ठीक है। तो इमेजिन करो कि ये खुल रहा है, ठीक है, चलो इसको खोल देते हैं। देखो कुछ इस तरह से ये खुल गया, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है इसका, ये खुला हुआ पार्ट, ठीक है, इसको इमेजिन करो ये खुल चुका है इस तरह से, है ना। खुलने से क्या होता है, इसके अंदर एक साइट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एडीपी साइट, ठीक है, एडीपी, और साथ में यहाँ पे बगल में फॉस्फेट का साइट भी होता है, ठीक है। जैसे ही ये कैटालिटिक हेड ओपन होगा, अंदर में क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में बहुत सारे एडीपी और फॉस्फेट थे। कौन थे, एडीपी और कौन थे, फॉस्फेट थे। इनको मौका मिल जाएगा कहाँ आने के लिए, यहाँ आने के लिए, ठीक है। कहाँ आने का मौका मिल जाएगा, समझो इस तरह से, देखो अगर ये बंद है, अभी ध्यान दो, अगर ये बंद है, ये कैप इसका बंद है, तो इसको कितना भी इसमें फॉल करवा लें, क्या ये कभी जाएगा अंदर, नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये ओपन है तो पॉसिबिलिटी है कि चला जाए, ठीक है। कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ पे, अभी फिलहाल बंद था, जब प्रोटॉन्स इससे पास नहीं कर रहे थे तो ये बंद था, तो एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही ओपन हुआ तो अब जो है एडीपी को यहाँ पे मौका मिल गया बाइंड होने के लिए, एडीपी आएगा और साथ में कौन आएगा, फॉस्फेट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, यही तो एंजाइम है, क्या करेगा, एडीपी को फॉस्फेट के साथ स्क्वीज कर देगा, जोर से दबा देगा, जिससे क्या बन जाएगा, मेरा एटीपी बन जाएगा। इसलिए बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि वो क्या करता है, एटीपी का सिंथेसिस करता है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी करेंसी होता है, इसी का सिंथेसिस करता है। बोलोगे सर ये एटीपी और फॉस्फेट कहाँ से आया, है ना। तो एटीपी कहीं ना कहीं यूटिलाइज हुआ होगा इससे पहले, ठीक है। तो एटीपी जो भी यूटिलाइज होता है, एटीपी किसमें टूट जाता है, एडीपी और फॉस्फेट में, ठीक है। यानी रॉ मटेरियल फिर से बन चुका है, रॉ मटेरियल को क्या किया गया, फिर से लाया गया फैक्ट्री के पास और फिर से क्या किया गया, उसको कन्वर्ट कर दिया गया, यानी रिसाइकलिंग हो रहा है। देखा जाए तो क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है। यूज होने के बाद टूट जा रहा है एडीपी फॉस्फेट में, फिर उसको लाया जा रहा है, फिर यहाँ जोड़ दिया जा रहा है। यानी सेल के अंदर क्या हो रहा होता है, एटीपी का रिसाइकलिंग हो रहा होता है, बन रहा होता है, टूट रहा होता है, बन रहा होता है, टूट रहा होता है। और इसमें कौन मेन रोल प्ले करता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया करता है,
ठीक है। और वो प्रोटॉन को उसमें क्या होगा? कौन प्रोटॉन का? प्रोटॉन अंदर आ चुका है, फिर से क्या करेगा, फिर से ये सारे प्रोटीन जो है क्या करेंगे, इस प्रोटॉन को पंप करेंगे कहाँ, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले क्या किया, ये वाला पार्ट जो है मैट्रिक्स है, यानी अंदर का पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर का पार्ट है इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी फ्लूइड होता है, तुम समझ सकते हो इसको प्रोकैरियोट का साइटोप्लाज्म की तरह। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो साइटोप्लाज्म होते हैं तो उसकी तरह समझ सकते हो, बस यहाँ नाम दे दिया गया है अलग से मैट्रिक्स। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, ध्यान दो, तो ये वाले पार्ट को, इस पार्ट को जो है हम क्या किए तुमको दिखा रहे हैं, इस वाले पार्ट। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया, होगा मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स होगा तो ये भी मैट्रिक्स होगा, ये बड़ा सा पार्ट जो है। ठीक है, ध्यान दो, ये मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में H प्लस जो है ये भरा पड़ा होगा, H प्लस कहाँ से बनता है वो अलग बात है, पहले ये समझो। ठीक है, H प्लस अंदर भरा पड़ा हुआ था, ये प्रोटीन्स क्या किए, ये प्रोटीन्स जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड होता है NADH। ठीक है, ये कंपाउंड बनता है रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, ये कंपाउंड कब बनता है, रेस्पिरेशन के दौरान बनता है। ये NADH जो है यही होता है इलेक्ट्रॉन का डोनर, यही जो है क्या करता है, इन प्रोटीन्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कॉम्प्लेक्स 1 को, ये कॉम्प्लेक्स 1 क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पास कर देंगे, ये इसको पास करेगा, ये इसको पास करेगा, और ये कॉम्प्लेक्स 4 जो है फाइनली ये पास कर देगा किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन को पास करेगा। ठीक है, और जैसे ये हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कंबाइन करेंगे एक H प्लस के साथ, तो देखो जरा ध्यान से, सॉरी 2 H प्लस के साथ। ठीक है, तो ये जो है बन जाएगा तुम्हारा, ध्यान दो जरा सा, अगर हम 2 H प्लस लेते हैं, ठीक है, और हाफ O2 लेते हैं और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्या लगता है क्या बनने वाला है, क्या लगता है क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है H2O। और यही वो वाटर है जो निकलता है तुम्हारे माउथ से जब तुम ब्रीथ आउट करते हो। ठीक है, जब तुम सांस बाहर की तरफ एक्सहेल करते हो, ठीक है, तुम एक्सहेल कर रहे होते हो तो तुम्हारे माउथ से जो है वाटर भापर के रूप में बाहर निकल रहा होता है, वो वाटर कोई और नहीं यही होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तुमको इतना नहीं जानना है। ठीक है, तुमको बस इतना समझना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर में बहुत सारे पोरीन्स नाम के प्रोटीन है जो बड़े बड़े पोर बनाएंगे, अंदर इनर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, जिसमें कई सारे फोल्डिंग्स होंगे, इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टा बोलते हैं। इन दोनों के बीच में स्पेस होता है जिसे बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका, तो यहाँ पे H प्लस का एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, अगर इनर मेम्ब्रेन को हम थोड़ा सा क्लोज से देखें, बहुत पास अगर देखें, तो हमें जो है इसमें कई सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस दिखाई देंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 और फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, यही वो 5 कॉम्प्लेक्स है जो क्या करते हैं, इस H प्लस के एक्यूमुलेशन में रोल प्ले करते हैं। इतना समझो। ठीक है, इस H प्लस के एक्यूमुलेशन में रोल प्ले करता है, मेनली करता है 1 2 3 4, 5 नहीं करेगा, 5 को उसको पास होने देगा, 5 क्या करेगा, उसको पास होने देगा। और जब H प्लस पास होंगे इससे तो ATP हमारा बन जाएगा। अभी तुमको बस इतना समझना है। ठीक है, इसका मतलब हम जो ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, उस ऑक्सीजन का फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, वहां पे जो है ऑक्सीजन क्या करता है, देखो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ही किसी कोई भी मॉलिक्यूल इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है, तब तक जब तक उसके पास ऑलरेडी अपना उसका इलेक्ट्रॉन है, जब तक वो स्टेबल है। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल ऑलरेडी स्टेबल है, तुम समझ सकते हो एक संत को, ठीक है, एक संत को, एक महात्मा को समझ सकते हो जो सच में ब्रह्मचारी है, जो सच में इस दुनिया से संतुष्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे बिल गेट्स, इमेजिन कर सकते हो बिल गेट्स, रतन टाटा, ठीक है, वो सच में बहुत महान व्यक्ति है। ठीक है, वो सच में अब संतुष्ट हो चुके हैं, वो बस अब दान करते हैं। 99% दान कर देता है रतन टाटा, सोचो अपनी कमाई का 1% ही खुद रखता है। ठीक है, इसका मतलब अगर तुम जा करके उसको और पैसा दोगे, है ना, रतन सर कुछ पैसा ले लीजिए हमसे, हमको देना चाहते हैं 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, क्या लगता है वो लेगा क्या, शायद तुम्ही को दे दे वापस, अपना मेरे से ले लो तुम थोड़ा सा। ठीक है, वो स्टेबल हो चुका है। तो जो मॉलिक्यूल दुनिया में स्टेबल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब लेंगे तो वो हो जाएंगे अनस्टेबल। ठीक है, वही चल रहा है यहाँ पे, ध्यान दो, वही क्या चल रहा है यहाँ पे चल रहा है। कॉम्प्लेक्स 1 भी लेना नहीं चाहता है, हम होता है खुश है ऐसे ही, हमको नहीं चाहिए। ये क्या किया, इसको पास कर दिया, ये इसको पास कर दिया, ये इसको पास कर दिया, फाइनली आया ऑक्सीजन।
महान है, बोला हमको दे दो, हम भूखे हैं लेकिन हमको ऑक्सीजन, हमको जो है इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है लास्ट या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान दो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 4 भी क्या किया है, रखा नहीं, देखो पास कर दिया है, किसको पास किया है? ऑक्सीजन को पास किया है, ठीक है। एक्चुअली ऑक्सीजन और H+ दोनों ही होता है, ठीक है, देखो साथ में ऑक्सीजन और H+ दोनों ही क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, ठीक है। कितना सवाल पूछता है, बहुत बार पूछा गया है ये सवाल कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे तुमको ये समझना होगा, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ऑक्सीजन का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में, कॉम्प्लेक्स 4। और कॉम्प्लेक्स 4 से भी कहाँ, वो भी वहाँ पे रुकेगा नहीं, कॉम्प्लेक्स 4 से भी कहाँ, हाँ, कॉम्प्लेक्स 4 से भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले रहा है, 2 H+ के साथ मिल करके क्या कर रहा है, वो वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो सोचे कि ऑक्सीजन तुम लेते हो, क्यों लेते हो? एक बच्चे से पूछे कि व्हाई डू वी ब्रीथ ऑक्सीजन, ठीक है, होता सर CO2 निकालने के लिए, हाँ, ऐसा है क्या? हाँ, इतना सारा हमारे बॉडी में ATP खर्च हो रहा होता है इस ऑक्सीजन को लेने के लिए, ठीक है, इस ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, क्या इसीलिए कि CO2 निकाल दे बाहर? हाँ, इतना गलत को बैठा हुआ है नहीं यहाँ पे, है कि नहीं? तो ऑक्सीजन क्या करता है, फाइनली इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी और मॉलिक्यूल को मिल गया तो पूरा सेल हमारा डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। पूरा हमारा जो तुम जानते होगे, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का नाम सुना होगा तुम लोग, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम सुना होगा, ठीक है। हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं, हमारी सेल के अंदर जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो बहुत सारे अनस्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। ये बड़े खतरनाक होते हैं, पूरे तुम्हारे सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तुम्हारे एजिंग में, तुम्हारे बुढ़ापे में सबसे बड़ा रोल इसी का है, DNA तो बाद में है, पहले इसका रोल है, ठीक है। जो भी तुम अनहेल्दी फूड खाते हो, ठीक है, अननेसेसरी फूड खाते हो, जो भी जंक फूड खाते हो, उस जंक फूड की वजह से तुम्हारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है, जो बड़े ही हार्मफुल होते हैं, तुम्हारे पूरे सेल के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये अगर तुम एक सिर्फ बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, तुमको केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आता है, तो तुम्हारे समझना बड़ा मुश्किल काम है फ्री रेडिकल, ठीक है। ये समझो एक ऐसा एटम है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, ठीक है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, ठीक है, लेकिन ये बड़ा पावरफुल है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं मिला तो दूसरे से छीन लेगा, जो इसको मिलेगा आसपास एटम। फॉर एग्जांपल डीएनए में जो बना हुआ है बेस सुगर फॉस्फेट से, अगर उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन को छीना तो पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो, ये तुम्हारे सेल के दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को छीन ना ले, ऐसा ना हो, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट, नाम ही एंटी मतलब अपोजिट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट के पास क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में, फ्रेश फ्रूट्स में, इसलिए कहता है जापान का जो लोग है ना बहुत दिनों तक जिंदा रहते हैं वो लोग, ठीक है, 125 साल तक, 125-130 साल तक, ठीक है। इटली में लोग बहुत दिनों तक 125-130 साल तक, ठीक है, वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 100 से 100 to 110 ईयर्स है। यहाँ पे तो लोग 60 में पार हो जा रहा है, 60-70 आते आते बुढ़ापा स्टार्ट हो जा रहा है। अरे अभी 40 का बुढ़ापा शुरू हो गया है इंडिया में, ठीक है, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई है, क्यों हो रही है ना, हमारा जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है इसकी वजह से। वहाँ पे अभी कोरोना वायरस जब आया था, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ मरा, इंडिया में, इटली में सबसे ज़्यादा लोग मरे, सबसे जब हाहाकार मचा था सबसे ज़्यादा वही मचा था, सबसे ज़्यादा भाई। क्यों मरा इतना लोग ये देखा कि मर रहा है, ये नहीं देखा कौन मर रहा है, बूढ़े मर रहे थे वहाँ, ठीक है। अरे एजिंग को वो रोक लिए, वायरस को कैसे रोकेंगे, क्योंकि तुम्हारे हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है, इसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस जो है ना, तो थाइमस ग्लैंड का काम फंक्शन ये है कि तुम्हारे WBC को मैच्योर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तुम्हारे बॉडी में जो लिम्फोसाइट्स बनते हैं, जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, उनके मैच्योरेशन में वो हेल्प करता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड छोटा होता जाता है। एकमात्र ऐसा बॉडी का ग्लैंड जो
हमारे बढ़ने के साथ छोटा होता है, वो है थाइमस ग्लैंड। अगर वो छोटा हो जाएगा, यानी बुढ़ापे में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, समझ लो बहुत ही छोटा हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो हो गया है तो उनको बीमारी से बच के रहना पड़ेगा, है ना। और वो लाइलाज है, पता नहीं प्रकृति ने हमें ऐसा क्यों बनाया कि हमें मरना ही है, हमारा टाइम सेट कर दिया है। पैदा हुए यानी जब से जायगोट बना तब से हमारा टाइम सेट हो चुका है, क्लॉक स्टार्ट हो गया, ठीक है। और वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो सैंड क्लॉक देखे हो, सैंड क्लॉक, तो सैंड क्लॉक होता है, उसमें जो है रेत गिरते रहती है, गिरते रहती है, फाइनली बहुत कम बचता है। और जैसे वो ऊपर नीचे गिरती है, हम क्या करते हैं, क्लॉक को वापस से, है ना, लटका रख देते हैं। क्या ये इससे क्या समझ आ रहा है हमको? इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है। एक हमारे डीएनए में एक क्लॉक चल रहा है, ठीक है, और वो क्लॉक के अकॉर्डिंग ही हम जिंदा है, ठीक है। जिस दिन वो क्लॉक पूरा घूम गया, क्लॉक तो चलते रहती है जब बैटरी उसमें है, ठीक है, लेकिन तुम समझ लो कि एक बार वो घूमेगा पूरा कितना साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, मैक्सिमम 100 साल, ठीक है। और अच्छा लाइफ स्टाइल है 120 साल, मरना तो है एकदम तय है, ठीक है, खत्म तो होना है। तो ये देखो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये क्या करते हैं, इस फ्री रेडिकल को जो पागल हो चुका है, बौखला रहा है, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, शांत हो जाएगा। और यही है जापान के लोगों का राज, जापान और इटली के लोगों का राज, कि उन लोगों का जो है बुढ़ापा बहुत देर से आता है, बुढ़ापा बहुत देर से आता है, ठीक है। वो लोग ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। इनफैक्ट हम लोग की तरह नहीं भर पेट एकदम गले तक खा लिए, कण तक, ठीक है। वो लोग थोड़ा ही लेते हैं लेकिन न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं। हम लोग क्वांटिटी में खाते हैं, है ना। हम लोग जो है क्वांटिटी फूड खाते हैं, कितना चाहिए, भर पेट चाहिए, ठीक है। और वो लोग क्वालिटी फूड खाते हैं। देखे हो तुम, दिखते हो सीरियल्स वगैरह में, मूवी वगैरह में, थोड़ा सा चावल, है ना, थोड़ा सा एकदम, लेकिन तुमको लग रहा होगा सर थोड़ा सा है, थोड़ा सा नहीं है, तो तुम्हारे 2 टाइम के खाने के बराबर है उसका एक टाइम का खाना है, ठीक है। तो अगर तुमको यंग रहना है, बहुत टाइम तक जिंदा रहना है, ठीक है, तो आज से ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट्स, है ना, ग्रीन फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट्स जो है खाने स्टार्ट कर दो, ठीक है। खाने का तरीका पता ही है ना, छिलकर नहीं खाना है, काट कर नहीं खाना है, धोकर खा लेना है, काट कर नहीं खाना है, या काट के धो के नहीं खाना है, ठीक है। काटने के बाद होने से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स के लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे समझ गए सारी चीजें हम, माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंशिएटिव बनाता है। अंदर आओ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे तो हमें जो है अंदर बिल्कुल साइटोप्लाज्म की तरह एक फ्लूइड दिखाई देगा, जिसे कहेंगे मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें जो है इसका वही डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा, ठीक है। इनफैक्ट इसके अंदर हमें राइबोसोम भी देखने को मिलते हैं, और उस राइबोसोम का जब स्टडी किया गया तो ये राइबोसोम भी कैसे मिले, 70S वाले राइबोसोम मिले। और ये सारे फीचर्स जो हैं देखो, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए, 70S राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो इनर मेम्ब्रेन है, ये सब हमें जो है सिमिलर दिखाई देता है, किससे, प्रोकैरियोट से। तो ये सारी चीजें हमें बताती है कि कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, ठीक है। उसको कहते हैं इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, ठीक है, इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। अच्छा, थ्योरी का मतलब क्या होता है, बता चुके हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ, है ना, सिंपल एक्सपेरिमेंट करके जो है बताया गया हो, और उसके सही होने का चांसेस तो हो लेकिन गलत होने का चांसेस भी हो, उसे बोलते हैं थ्योरी। तो एक थ्योरी है, देखो, है ना, इमेजिनेशन ही तो है, जो वैज्ञानिक फिल्म तो इमेजिनेशन ही है कि ऐसा हुआ होगा। इंडो सिम्बायोटिक, इंडो मतलब अंदर, सिम्बियोसिस का मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है। सिम्बियोसिस का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप। यानी हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो रहते हैं, हमारे मतलब प्लांट्स एनिमल्स दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है, ये जो है एक्चुअली क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल हैं। जो कभी ऐसा हुआ होगा कि एक बड़ा सा यूकैरियोटिक सेल होगा, ठीक है, एक बड़ा सा यूकैरियोटिक सेल होगा जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ध्यान दो, वो भी एटीपी बना रहा होगा, वो भी जिंदा होगा। कभी सोचा कि वो सेल जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं वो जिंदा कैसे रहते होंगे बिना एटीपी का? कभी सोचे कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वो एटीपी कैसे बनाते होंगे? खुद से? तो हम भी बोल देंगे यूकैरियोटिक बनाता है खुद से, क्यों पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया? क्या मिला करने की जरूरत क्या है? बोल देंगे माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनाता है? खुद से।
क्या सिंपल सा जवाब है ना? पहले लोग जवाब ऐसा ही दिया करते थे, ये कैसा होता है भगवान, वो कैसा होता है भगवान, सबका आंसर सिंपल भगवान, सब भगवान की लीला है ना? एक तुम लोग देखा है शायद वीडियो हम डाले थे इस पे, क्या बोलते हैं, अपने चैनल पे डाले थे, ठीक है, कि वो जो था गूगल विंड, देखे हो गई गूगल विंड के बारे में, ठीक है। नीदरलैंड एक कंट्री है जहाँ पे साल के 145 दिन बारिश होती है, ठीक है, लगभग जो समझ सकते हो तुम कि 6 मंथ जो है वहाँ बारिश होती है। लोग बड़े परेशान, बहुत ही धनी देश है, छोटा सा देश है, लेकिन बहुत ही वहाँ पे लोग खुशहाल हैं, बहुत ही अच्छा वहाँ का लाइफ स्टाइल है, ठीक है, सब कुछ बेटर है वहाँ पे, बस बारिश बहुत ज़्यादा होती है। एक ही प्रॉब्लम है, गूगल ने एक तरीका निकाला, ठीक है, इससे ओवरकम करने के लिए। उसने क्या किया, बड़े बड़े पवन चक्की लगाए, ठीक है, बहुत ही बड़े बड़े पवन चक्की लगाए, ठीक है, विंडमिल लगाए, बिजली पैदा करने के लिए नहीं, बादल को भगाने के लिए, ठीक है। पापा को वीडियो दिखाए थे अपने, बताएंगे कभी, कहानी बताएंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, उन्होंने विंडमिल को ऊपर की तरफ लगाया, ठीक है, वो वीडियो जरूर देखना, होगा मेरे चैनल पर, ठीक है, नीचे में होगा, इंट्रोड्यूसिंग गूगल विंड करके। तो ऊपर की तरफ जो लगा दिया गया, और पूरे ही नीदरलैंड में लगभग 1100 विंडमिल लगाए गए, 1100, छोटा कंट्री है, यूपी जितना बड़ा होगा, उत्तर प्रदेश जितना बड़ा हुआ कंट्री है हमारा, है ना, वो नीदरलैंड है। 1100 पवन चक्की लगाए, जब जब बारिश होती है, लोग वहाँ बैठा होता है, ऑपरेटर बैठा होता है, ऑन कर देता है, सारे बादल को वो हटा देता है, सारे बादल, हाँ, सारे बादल को वहाँ से वो हटा देता है, और है ना, और सब लोग जो है धूप को एंजॉय करते हैं। यानी अब जो है नीदरलैंड के वश में है, नीदरलैंड के कंट्रोल में है कि कब बारिश करवाना है, कब बारिश नहीं करवाना है। विंडमिल बंद कर देगा, बारिश अपने आप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये बात, ये कहानी जो है अपने पापा को बताया, पापा मेरे कहते थे जब भी बारिश होता था भगवान, है ना, भगवान बारिश करवा रहे, भगवान की लीला है ना, बहुत तेज बारिश हो रही है ना, पापा क्या बोलेंगे मेरे, हे भगवान अब जो है बारिश रोक दीजिए, ठीक है। अरे रोकने का इतना गिराने का क्या जरूरत है, विंडमिल लगाओ भगा दो, क्या भगवान करवा रहे हैं। पहले लोग ऐसा ही मानते थे, पता है, कमेंट का कहानी बताए थे, कमेंट पर हम लोग क्या क्या सोचते थे, है ना, कोई भगवान नहीं होता है ना। तुम्हारा मानना है मानो, आज सुबह में जब हम आ रहे थे तो आप यहाँ पे पापा क्या बोले, भगवान को प्रणाम करते जाना, ठीक है। जवाब बताइए होगा क्या बोले होंगे, चलो ठीक है। तो अंदर देखो हमारा इसमें डबल स्टैंडर्ड हेलिकल सर्कुलर देखने को मिलता है, हमें राइबोसोम जो है बिल्कुल दिखाई देता है किसके जैसा, प्रोकैरियोट्स के जैसा, ठीक है। और ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, ये प्रोकैरियोट है। कभी हुआ होगा कि एक बड़ा सा यूकैरियोटिक सेल होगा अमीबा की तरह, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को खा गया होगा, ठीक है, इनगल्फ कर गया होगा, लेकिन वो जो हमारा यूकैरियोटिक सेल था वो उसको किसी वजह से डाइजेस्ट नहीं कर पाया होगा और वो अंदर ट्रैप रह गया। तुम समझ सकते हो इस तरह से तुम्हारे घर में कभी एक चोर घुसा, वो चोर सोने का अंडा देता है, इमेजिन करने में क्या है ना, हाँ, वो चोर सोने का अंडा देता है, ठीक है, इमेजिन करो ना, इमेजिन करने में क्या है। चलो ठीक है, मुर्गी तुम्हारे घर में आ गई, है ना, तुमको मुर्गी से बहुत नफरत है, तुम नहीं चाहते मुर्गी आए, तुम मुर्गी खाने के लिए लाए थे, लेकिन मुर्गी सोने का अंडा दे रही है, क्या तुम उस मुर्गी को काट कर खाओगे, उसको आराम से रखोगे, जो चाहिए सब दोगे लाकर, है ना, करोगे ना ऐसा। कुछ ऐसा ही हुआ हमारा यूकैरियोटिक सेल के साथ। ये क्या किया, ये जब इनगल्फ किया माइटोकॉन्ड्रिया को यानी एक बैक्टीरिया को, तो वो क्या देखा, अरे ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये 38 एटीपी बना सकता है, 38 एटीपी जो है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना सकता है। लेकिन जब हमारे सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था तो हमारा सेल जो है, हमारा सेल भी एटीपी बना रहा था, बताएंगे कैसे बनाता है एटीपी, लेकिन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 एटीपी बना रहा था, ठीक है, ध्यान दो। जब हमारे सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एटीपी बन रहा था, लेकिन जैसे ही हमारे सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया आया वो क्या देखा, अरे पूरा मतलब मेरा पूरा घर रोशन हो गया है ना, पूरा घर जो मेरा क्या हो चुका है, रोशन हो चुका है। तुम समझो इस तरह से कि अगर नवादा में बिजली जो है साल में बस एक दिन आती, समझ लो, साल में बिजली अगर एक दिन आती, क्या तुम्हारे घर में किसी भी तरह का डिवाइस होता, रखते क्या, फ्रिज, इन्वर्टर, टीवी सब सड़ जाता। यानी इतना कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारे घर में नहीं होता, घर बड़ा साफ साफ सिंपल लगता। इतना कॉम्प्लेक्सिटी कब आया यूकैरियोटिक सेल में, जब माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, यानी पावर हाउस आ चुका है। तुम समझ सकते हो गोल्जी बॉडी को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर सब ले आया। देखो यूकैरियोटिक सेल क्यों ले आया, क्योंकि अब पावर हाउस आ चुका है मेरे पास, माइटोकॉन्ड्रिया आ चुका, पहले नहीं हुआ करता था ये सब, ठीक है, पहले सिंपल ऑर्गेनेल हुआ करते थे।
ठीक है, ऑर्गेनल नहीं बोलेंगे, सिंपल सिंपल जो स्ट्रक्चर हुआ करता था सेल के अंदर, जो यानी सिंपली बोले तो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर से काम चला रहा था हमारा यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलो आज के लिए इतना।